वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम हमारा जो टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड चल रहा था उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासों में हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्यों एप्लीकेबल होता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, चेंज इन डिमांड। कि जो डिमांड है उसमें चेंज जो होता है उसकी स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट कौन कौन से हैं उसे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, वो एक तरह से किसको बताएगा, चेंज इन डिमांड को। और चेंज इन डिमांड जो है उसकी स्टडी हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो क्या है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। कि जब डिमांड में चेंज होगा तो मूवमेंट कब कहा जाएगा, और दूसरा जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट कब हो सकता है। तो ये दोनों जो कंसेप्ट हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आपको जो पहले हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिमांड को डिटरमिन करते हैं, तो वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। वो अगर आपने पढ़ रखा है तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि हमने जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उसके बाद में इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हमने वाई से लिखा था। फिर उसके बाद में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसके लिए हमने टी यूज़ किया था। उसके बाद में हमारा है एक्सपेक्टेशंस, जिसके लिए हमने ई यूज़ किया था। उसके बाद में पॉपुलेशन साइज हैं, जिसके लिए हमने एन लिखा था। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाई डी। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, किसी कमोडिटी की डिमांड को डिटरमिन करते हैं। इन सबको एक तरह से क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि ये जो डिटर्मिनेंट्स है इनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, एक तरफ तो हम क्या लेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, और दूसरी तरफ बाकी के सारे फैक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, बाकी के सारे जो फैक्टर हैं उनको हमने अलग ले लिया दूसरी तरफ। इनको आप क्या कहेंगे, अदर फैक्टर्स। ठीक है, आगे जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उसमें आप इनको क्या एज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे, ये हमारे अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स का मतलब किससे होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से होगा, कंज्यूमर की इनकम से हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, एक्सपेक्टेशन से, पॉपुलेशन साइज है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे जो फैक्टर है इनको हमने क्या नाम दे दिया, अदर फैक्टर। और एक फैक्टर जो हमने लिया है अलग, वो कौन सा हो गया हमारा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर हो गया। जिस कमोडिटी की डिमांड की हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उस कमोडिटी की जो प्राइस है उसको हमने एक तरफ ले लिया, एक फैक्टर हमारा एक तरफ हो गया, और बाकी के जो सारे फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या मान लिया, ये हमारे अदर फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो डिस्कस करने वाला है हमारा, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक तरफ आप क्या लोगे कि देखिए, डिमांड में जो चेंज होगा वो इन सातों फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन हमको केवल इतने से पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा है प्राइस है, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशन से, इन सब की वजह से डिमांड में चेंज हो सकता है। तो आज का जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें आप जो स्टडी करोगे उसमें आप एक तो ये देखोगे कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे। और दूसरा, अगर अदर फैक्टर हैं इनमें चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे। क्लियर हो गया। डिमांड में जो चेंज, हमारा टॉपिक क्या है, चेंज इन डिमांड। तो इसको आप दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक आप देखोगे कि जब उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा हमारा। और दूसरा क्या होगा, अगर अदर फैक्टर जो हमारे हैं इनमें चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर में जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है उनमें चेंज होने की वजह से हो सकता है, कंज्यूमर में कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें चेंज होने से हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इनमें चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो अदर फैक्टर में किसी के भी चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं आप जो टॉपिक हमारा है उसको हम देखते हैं।
तो इसमें जो सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब देखिए जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया था दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट में हमने क्या लिया था, किसी कमोडिटी की प्राइस। तो यहाँ पे मूवमेंट में क्या होगा, जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है और प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आ जाता है, ठीक है, प्राइस में चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, एक ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट जो होता है वो कब होगा, उस कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, उसकी स्टडी भी हम दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब देखिए एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है और प्राइस कम होने से अगर डिमांड बढ़ती है तो इसे आप क्या कहेंगे, एक्सटेंशन या एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया, एक्सटेंशन एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाए। जैसे एग्जांपल ले लिया कि किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज है, उस समय कंज्यूमर डिमांड कितनी कर रहे हैं, 100 यूनिट। जब प्राइस कम होकर 5 रुपीज हो जाती हैं तो प्राइस के कम होने से 10 रुपीज से कम होकर अगर 5 रुपीज हो जाएं तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाती है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 100 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 200 यूनिट। तो यहाँ पे डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है। तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, तो इसे आप क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। क्लियर हो गया आपको, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये जो हमने नंबर ले रखे हैं इसी का हम एक डायग्राम बना देते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर आप क्या लेते हो, डिमांड, और ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, प्राइस। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ये 5 रुपीज़ हैं और यहाँ पे प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है। और क्वांटिटी जो हमारे पास में यहाँ पे हमने ले ली है 100 है, यहाँ पे हमारे पास में 200 है। सबसे पहले देखिए कि जब प्राइस 10 रुपीज़ हैं उस समय डिमांड कितनी है, 100 यूनिट। जब प्राइस 10 रुपीज़ हैं उस समय डिमांड कितनी है, 100 यूनिट है। ठीक है, आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, 100 पे यहाँ मिलेगा वैसे। उसके बाद देखिए कि जब प्राइस कम होकर 5 रुपीज़ हो जाती हैं तो प्राइस के कम होने से डिमांड जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती हैं, 200 हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया है और इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। इसको आपने का क्या नाम दे दिया, डी डी। पहले हम कहाँ पे थे, ए पॉइंट पर। जब प्राइस 10 रुपीज थी उस समय डिमांड कितनी थी, 100 यूनिट। आप इस शेड्यूल को भी दे सकते हो, डायग्राम में भी दे सकते हो। और जब प्राइस कम होकर अगर 5 रुपीज हो जाती हैं तो प्राइस के कम होने से डिमांड 100 से बढ़ के कितनी हो गई है, 200। तो पहले डिमांड कर्व के ए पॉइंट पे थे और अब कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पर। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। क्लियर हो गया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है वो किस वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे, एक्सपांशन ऑफ डिमांड भी इसको कह सकते हैं। और इसमें डिमांड को डिटरमिन करने वाले जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। उनमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है उनमें कोई चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर की इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, फिर एक्सपेक्टेशन है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अदर फैक्टर जो होते हैं उनमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अभी हमने जो पढ़ा था उसका जस्ट ये अपोजिट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, डिमांड कम हो रही है। और डिमांड कम कब होती है, जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। तो प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। और जो अदर फैक्टर्स है वो क्या होंगे, इसमें कांस्टेंट होंगे।
क्लियर हो गया। जब किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है, और कब कम हो जाती हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती हैं। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, इसे आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज है, उस समय डिमांड कितनी है, 100 यूनिट। प्राइस अगर इंक्रीज होकर 20 हो गए हैं तो डिमांड कम होकर 100 से कम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 50। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। इसका अगर आप एक ग्राफ बनाओगे, डायग्राम बनाओगे डिमांड कर्व, तो देखिए वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हमने प्राइस ले ली है 10 रुपीज, यहाँ पे हमने ले ली है प्राइस 20 रुपीज, और इधर हमने डिमांड ले ली है, जैसे ये हमारा 100 है, सॉरी यहाँ पे 50 ले लेते हैं, उसके बाद में 100, फिर 150, इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले जब प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, उस समय डिमांड कितनी है, 100। प्राइस 10 रुपीज है, उस समय डिमांड कितनी है, 100 है। फिर प्राइस बढ़कर जैसे 20 रुपीज हो जाए, प्राइस बढ़ के 20 हो गई हैं, तो डिमांड कम होकर कितनी हो गई है, 50। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, तो ये हमारा कर्व बन गया, इसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्राइस कितनी थी, 10 रुपीज, उस समय डिमांड कितनी थी, 100 रुपीज और 100 यूनिट, और यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट है। फिर प्राइस बढ़कर अगर 20 हो जाती हैं तो डिमांड कम होकर 100 से कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है, और डिमांड कर्व के हम इस बी पॉइंट पर मूवमेंट हो जाता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो ये मूवमेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ी और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी डायग्राम में आप दोनों भी समझा सकते हो, एक्सटेंशन भी समझा सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन भी समझा सकते हो। बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आओगे तो ये क्या है, एक्सटेंशन, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। तो दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, एक्सटेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेकिन ये दोनों जो है वो कहाँ पे हो रहा है, उसी डिमांड कर्व पर हो रहा है, एक ही हमारा डिमांड कर्व है, उसी पर मूवमेंट हो रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कॉन्ट्रैक्शन है, और बी पॉइंट से तरफ ए की तरफ क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व है। अब देखिए दूसरा जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो हमारा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। तो डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस तो है, किसी कमोडिटी की प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस में अगर कोई चेंज नहीं होता है और डिमांड क्या हो जाए, या तो बढ़ जाए या डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसकी स्टडी हम दो तरीके से करेंगे। अच्छा, डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि प्राइस में चेंज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब डिमांड कर्व में जो शिफ्ट होगा वो किस वजह से होगा, अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से। जैसे हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, एक्सपेक्टेशन से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, इनमें चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड होगा। कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखिए जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे कि जब अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होगी और उसमें डिमांड कर्व क्या होगा, हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल कि किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज है, उस समय डिमांड कितनी है, 100 यूनिट है। इसको हमने एक डायग्राम से बना दिया। ठीक है, ये प्राइस 5 रुपीज़ ले ली हमने, यहाँ पे हमने ले लिया प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है। यहाँ पर हमने ले लिया है 100, यहाँ पे हमने ले लिया है 200। सबसे पहले देखिए प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़, उसमें डिमांड कितनी है, 100 यूनिट है। यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया।
इसको हमने नाम दे दिया, ये हमारा ए पॉइंट है। अब देखिए जब प्राइस वही है, प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो और डिमांड बढ़ के कितनी हो गई है, 200 यूनिट हो गई हैं, तो 200 यूनिट के लिए हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस जगह पॉइंट आ गया हमारा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी पॉइंट। तो देखिए पहले जो हमारा डिमांड कर्व था वो था ये डी डी, इसको अपने नाम दे दिया, डिमांड कर्व हमारा ये था पहले। और अब नया जो डिमांड कर्व है वो क्या बन गया हमारा, ये, इसको आपने नाम दे दिया है D1। ठीक है, पहले हम ए पॉइंट पे थे और अब कहाँ चले गए हैं, बी पॉइंट पर। और हमारा जो डिमांड कर्व है वो पहले क्या था, डी डी था। ठीक है, डी डी मतलब ये वाला था, और अब क्या बन गया है, डी डैश बन गया है, या D1 आप इसको कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना, ये एक तरह से क्या है, इंक्रीज इन डिमांड है। और हमारा जो डिमांड कर्व है वो डी डी से, ठीक है, डी डी हमारा ये है, यहाँ से वो राइटवर्ड शिफ्ट होके क्या बन गया है, D1 बन गया है। तो क्लियर हो गया आपको, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है पहले जैसे ये डी था, अब क्या बन गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया है D1। प्राइस वही है, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ओ पी प्राइस है, उस समय डिमांड कितनी है, ओ क्यू है, और अब बढ़ के कितनी हो गई है, ओ क्यू वन। प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर जा रहे हैं, डिमांड कर डी डी से राइटवर्ड शिफ्ट होकर D1 बन जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इंक्रीज इन डिमांड है, डिमांड बढ़ने का जो रीजन है वो क्या हो सकता है, तो हमने जो ऊपर अदर फैक्टर पढ़े हैं उनकी वजह से। अदर फैक्टर में हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा डिमांड करेगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। हो सकता है कि जो कमोडिटी है उसका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, उसमें फेवरेबल चेंज हो जाए, मतलब लोगों को वो चीज़ अच्छी लगे तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो बढ़ जाए। पहले 5 कस्टमर थे, कंज्यूमर थे खरीदने वाले, अब बढ़ के जैसे उनकी संख्या कितनी हो गई, नंबर कितने हो गए, 20 हो गए। तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे तो भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। या ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है वो बढ़ जाए, जैसे टी एंड कॉफी है, हो सकता है कि टी की प्राइस बढ़ जाए, तो टी की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो इसको भी आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। या ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड की जो प्राइस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये सारे जो रीजन है, ठीक है, जो हमने पढ़े थे ऊपर अदर फैक्टर, वही हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। फिर देखिए इसी में हमारा एक और टॉपिक आता है, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और डिमांड कम कब हो सकती है, जब देखो एक तो प्राइस की वजह से होगी, प्राइस में प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड कम होती है उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। लेकिन अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से, जो अदर फैक्टर हमने पढ़े हैं, अदर फैक्टर की वजह से अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और इसमें जो कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है। और अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है, उस समय डिमांड कितनी है, 100 यूनिट है। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस पहले वाली 10 रुपीज़ ही है, लेकिन किसी कारण से डिमांड कम होके कितनी हो गई है, 50 हो गई है। तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ है लेकिन डिमांड कम हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। तो देखिए यहाँ पे प्राइस में तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड कम हो रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कम हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि जो कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगे, उसको वो पसंद नहीं करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है वो कम हो जाए, जैसे पहले 10 जने खरीदने वाले थे, अब उसको खरीदने वाले कितने जने, 5 जने हैं केवल, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस क्या हो जाए, कम, जैसे टी है, कॉफ़ी है।
तो कॉफ़ी की प्राइस अगर कम हो जाएगी तो टी की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, साथ साथ में कम हो जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो जो कारों की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम। तो कारों की डिमांड कम हो रही क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़े, जिसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो ये बहुत सारे जो रीज़न है वो हो सकते हैं। अब देखिए इसको भी हम डिक्रीज इन डिमांड का जो कंसेप्ट है इसको भी हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, यहाँ पे हमने प्राइस ले ली है, चाहे आप इसको ओ पी प्राइस नाम दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइस ले लीजिए कि प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है। उस समय जो डिमांड है वो कितनी है, 100 यूनिट है। यहाँ पे हमने ले लिया है 50, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150, इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जब प्राइस 10 रुपीज़ है उसमें डिमांड कितनी है, 100 यूनिट है, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डी डिमांड कर्व के ए पॉइंट पे है। अब देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं हो और डिमांड कम होकर जैसे माना कि कितनी हो जाए, 50 हो जाए, उसी प्राइस पर 10 रुपीज़ प्राइस पर अगर डिमांड कम हो जाती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, अब डी वन बन जाता है। पहले हम ए पॉइंट पे थे, अब कहाँ पे आ गए, इस बी पॉइंट पर। तो 100 से डिमांड कम होकर 50 हो गई है, प्राइस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है, प्राइस पहले वाली है, तो इसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। और हमारा जो डिमांड कर्व है वो अब पहले क्या था, डी था, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होके क्या बन गया है, D1 बन गया है, ठीक है, D1 तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ गए और हमारा डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो इसको आप क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। एक बार मैं आपको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ, तो दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना, और जो इंक्रीज है उसका मतलब भी क्या होता है, डिमांड का बढ़ना। तो देखिए एक्सटेंशन में हमने क्या पढ़ा था, जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो किस वजह से होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से होता है, जबकि इंक्रीज इन डिमांड जो है वो किस वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर में चेंज होने से डिमांड बढ़ जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दोनों का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना, लेकिन एक्सटेंशन में क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो एक ही होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा डिमांड कर्व है, ओ पी प्राइस है, डिमांड कितनी है, ओ क्यू, और जब प्राइस कम होकर P1 हो जाती है तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ के कितनी हो गई है, Q1। पहले हम इस ए पॉइंट पे थे, अब कहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पर। तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। और इंक्रीज में क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे प्राइस कितनी है, ओ से लेकर पी है, डिमांड कितनी है, ओ से लेकर क्यू है, और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डी है, हम ए पॉइंट पे हैं। अब इसी प्राइस पर अगर डिमांड बढ़ जाए जैसे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होके क्या बन गया है, D1 नाम दे दिया हमने, और जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो गई है, Q1। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आए तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जिसको आप क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। और इसका जो अपोजिट है, ठीक है, एक्सटेंशन का अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन है, और इंक्रीज का जो अपोजिट वो क्या है, डिक्रीज है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।